Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. So today we will going to discuss about a very important short story, and that is The Man of the Crowd, which has been written by Edgar Allan Poe in 1840. सो आज हम एडगर एलन पो के राइटिंग स्टाइल के बारे में भी बात करेंगे, इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी को भी देखेंगे, एज वेल एज इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडगर एलन पो के बारे में जानते हैं कि एडगर एलन पो ने जो ये बुक है मैन ऑफ द क्राउड, सॉरी ये शॉर्ट स्टोरी है, इन्होंने 1840 में पब्लिश करवाई. ये शॉर्ट स्टोरी एक एपिग्राफ से ली गई है. वो एपिग्राफ क्या था? एपिग्राफ होता है एक सेंटेंस या एक मकोला, ठीक है. वो एपिग्राफ था सच अ ग्रेट मिसफॉर्चून नॉट बी एबल टू बी अलोन. और ये किसकी शॉर्ट स्टोरी से लिया गया? ये जेन दे ले बेरी की एक शॉर्ट स्टोरी थी, उससे लिया गया. अब इस स्टोरी में क्या होता है, एक अननेम्ड नरेटर है, एक अननेम्ड ओल्ड मैन है, और एक अननेम्ड ही एक सिटी है, सिटी नहीं है तो एक एरिया है, लंदन का एक एरिया है. और जो नरेटर है वो क्राउड को इंजॉय कर रहा है वहाँ पे बैठा, और उसी क्राउड में से एक ओल्ड मैन उसको नज़र आता है, जिसको वो द मैन ऑफ द क्राउड का टाइटल देता है. और उसी की जो चेजिंग है उसी को फॉलो करते हुए सारी स्टोरी उसी ओल्ड मैन के अराउंड घूमती है, और उसी ओल्ड मैन की चेजिंग की बेस पर उसको द मैन ऑफ द क्राउड इस स्टोरी का नेम दिया गया है. ये शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है. और एक्चुअली मैं एट द एंड आपको बताऊंगी ये एक मॉकरी स्टोरी है, ठीक है, जो कि लंदन की स्ट्रीट्स पे, लंदन के पीपल्स पे, लंदन की जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, उस पे एक मॉकरी स्टोरी बनाई गई है, जो कि किसने बनाई है? एडगर द एलन पो ने. सबसे पहले हम देखते हैं कि एडगर द एलन पो थे कौन. सो एडगर द एलन पो 19 जनवरी 1809 में पैदा हुए एंड अक्टूबर 7 1849 में उनकी डेथ हो गई. ये अमेरिकन राइटर थे, ऑथर थे, पोइट थे, एडिटर थे एंड लिटरेरी क्रिटिक थे. फिर उसके बाद ये जो रोमांटिक मूवमेंट चली थी अमेरिका में, उसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. इन्होंने उस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अपना काम किया. और फिर अमेरिकन राइटर्स में 20th की जो सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे, ये उनमें जाने जाते थे. ये एक्चुअली मिस्ट्रीज़ पे लिखते थे और मैकेबर पे लिखते थे, यानी कि इनकी स्टोरीज जो बेस करती थी वो फियर ऑफ डेथ पे एंड फ्राइटन्स पे, ठीक है. ये मेन थीम थे इनके. और इसके बाद इन्होंने यानी कि अमेरिकन जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी, एज अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, वहाँ पे भी उन्होंने वर्क किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है. और फिर उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस रही हैं कि इसमें अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट में, जब रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे उसमें भी लिटरेरी वर्क किया था. फिर उसके बाद ये मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने साइंस फिक्शन पे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया. फिर इसके बाद इनकी जो लिटरेरी वर्क्स थे वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? वो यूएस से इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी कि इंग्लैंड से. और उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड इनके जितने भी लोग थे, जितने भी राइटर थे उस एरा के, उन सब से इनका वर्क जो है, ये सारे उन राइटर से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने अपने वर्क्स लिखे. फिर इसके बाद इसको इन्वेंटर कहा जाता है डिटेक्टिव फिक्शन का, यानी कि इसके जो वर्क हैं वो बिलोंग करते हैं साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पे, क्राइम पे, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे. एंड हिज मेन कैरेक्टर इज़ ऑलवेज रिकोगनाइज एज एन इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इनकी राइटिंग का, इनके वर्क का जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो इन्वेस्टिगेटर ही होता है, जो किसी ना किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता रहता है, उसको डिटेक्ट करता रहता है. तो इस तरह के इनके सारे जो राइटिंग स्टाइल्स हैं ना, उन्होंने इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टर ये दोनों ही यूज़ किए हैं, ठीक है. फिर उसके बाद ये अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, यानी कि वेल फैमिली नहीं थी इनकी, लेकिन इनकी राइटिंग स्टाइल की वजह से इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत बेहतर हो गया, ठीक है.
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें थीम्स कौन से पाए जाते हैं। तो थीम्स इसमें पाए जाते हैं, इसमें डेथ का थीम पाया जाता है इनकी ओवरऑल स्टोरीज़ में, इनमें फ़िज़िकल साइंस का थीम पाया जाता है, इसमें डिकम्पोजिशन का थीम पाया जाता है, फिर उसके बाद प्री मेच्योर कैरेक्टर का थीम पाया जाता है, और यानी कि वो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, वो डिटेक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, इस वजह से इसने प्री मेच्योर का थीम भी यूज़ किया है। फिर उसके बाद डेथ एंड मॉर्निंग इसका थीम भी पाया जाता है, यानी कि इसमें अगर डेथ हो जाती है तो उसमें अफसोस वाले सॉन्ग्स एलिजी भी यूज़ होती है, या उस डेथ पे अफसोस का इजहार भी किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वर्क लिखता है कि जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो इनके इसके वर्क्स होते हैं, वो वर्क्स हॉरर लिटरेचर पे होते हैं। ठीक है, सैटायर यूज़ करता है उनमें, ह्यूमर यूज़ करते हैं, और टेल्स और हो एक्सिस होता है इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन्स भी यूज़ की जाती है, यानी कि वो एज एन इन्वेस्टिगेटर वर्क जब करते हैं तो इल्यूजन तो होती है। सैटायर, यानी कि इस स्टोरी में भी हम देखें कि किस तरह उसने लंदन पर सैटायर किया हुआ है। हॉरर लिटरेचर यानी कि डेथ और फ्राइटन का इसमें थीम पाया जाता है इनके सारे तमाम वर्क्स में। और ये टेल्स भी लिखते हैं, टेल्स यानी स्टोरीज़ जो बेस कर सकती हैं, फ़िक्शन भी हो सकती हैं और नॉन फिक्शन भी हो सकती हैं, ये हर तरह की टेल्स लिखते हैं। फिर उसके बाद हम स्टोरी की बात करते हैं। तो नाउ स्टोरी स्टार्ट होती है एक डी कॉफ़ी हाउस से। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, नरेटर, जो कि ऑब्जर्वर भी है और कमेंटर भी है, यानी कि वो कॉफ़ी हाउस में बैठ के लोगों को विंडो साइड से आउटसाइड देख रहा है, विंडो से, और लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा है और उन पे कमेंट्स कर रहा है। इस रोड पे वो क्राउड देख रहा है ना, उस रोड का नाम है थॉरोफेयर। ये लंदन का एक रोड है, यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अननेम्ड जगह है। लंदन का सिटी है, एक सिटी का नेम नहीं बताया गया। डी कॉफ़ी हाउस है एक, डी कॉफ़ी हाउस में जो रोड है उसका नेम बताया गया है। फिर उसके बाद नरेटर का नेम नहीं बताया गया। फिर उसके बाद इसने बताया है कि वो एक ओल्ड मैन का पीछा करता है, लेकिन उस ओल्ड मैन का नेम भी नहीं बताया गया। यानी कि इस कदर मॉडर्न एरा में आइसोलेशन पाई जाती थी कि कोई किसी से भी आगाह नहीं था, एक दूसरे का पीछा करते थे। वो पीछा भी जो था वो बेसलेस नहीं होता था, यानी कि वो किसी फ्रेंडशिप के लिए पीछा नहीं करते थे, वो पीछा करते थे या तो उन्होंने कोई क्राइम किया होता था, या इन्वेस्टिगेशन के लिए करते थे, या लूटिंग के लिए करते थे, या कोई भी तरह किसी भी तरह का क्राइम अगर उनसे हो गया हो तो अपने आप को एस्केप दिलाने के लिए वो विदाउट एनी रीज़न चलते रहते थे। और ये एग्ज़ाम्पल उसने ओल्ड मैन की यहाँ पे दी हुई है कि ओल्ड मैन जो है एक एग्ज़ाम्पल है लंदन की, एक मॉडर्न एरा की, मॉडर्न पीरियड की, कि किस तरह लोग आइसोलेट हो गए हैं एक दूसरे से, और आइसोलेट होकर उनको ये भी नहीं पता कि उनमें से कौन कैसा है, क्या क्राइम कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद वो वहाँ पे बैठा हुआ है डी कॉफ़ी हाउस में, वहाँ से विंडो पे बैठा हुआ है। वो बहुत बीमार था पहले, तो अब थोड़ा बेटर हो गया, उसकी हेल्थ बेटर हो गई है। तो अब वो कॉफ़ी हाउस में बैठा, विंडो कॉफ़ी हाउस की जहाँ पे बैठा है वहाँ पे विंडो है, उसकी विंडो की आउटसाइड से वो लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा एक क्राउड होता है, थोरोफेयर से गुजर रहा होता है, उसमें हर तरह का जो है वो कैरेक्टर वो ऑब्ज़र्व करता है, यानी कि कुछ वो कहता है सेटिस्फाइड थे, कुछ डिससेटिस्फाइड थे, कुछ सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, कुछ वेल रिकॉग्नाइजर्स थे, वेल ड्रेसर्स थे, और कुछ उसमें पिक पॉकेट्स थे। फिर उसके बाद गैम्बलर्स भी थे। उसके बाद उसमें वो बताता है कि उसमें जो है वो गैम्बलर्स और पिक पॉकेट्स उनकी शक्लों से, उनके फेसेस से ज़ाहिर हो रहे थे। हर इंसान वहाँ पे अपने शक्ल से, अपने फेस की स्ट्रिक्टनेस से पहचाना जा रहा था कि ये कैसा इंसान है। फिर वहाँ पे विमेंस भी थी, यंग गर्ल्स भी थी, ड्रंकर्स भी थे, विट्स भी थे, सोल्जर्स भी थे, स्वीपर्स भी थे, यानी कि हर तरह का कैरेक्टर जो है वहाँ थोरोफेयर के रोड से गुजर रहा था। जो नरेटर है हमारे, वो हर किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, क्योंकि एडगर एलन पो डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उसके हर वर्क में शामिल होते हैं। तो ये भी एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज एन डिटेक्टिव पर्सन वो क्या कर रहा था, वो ऑब्ज़र्व कर रहा था चीज़ों को मिस्टीरियस कैरेक्टर जो है तरीके से।
फिर ये एक मिस्टीरियस, इसी वजह से डिटेक्टिव और मिस्टीरियस स्टोरी है। अच्छा, अब ये ऑब्ज़र्व करता करता अचानक इसकी नज़र जो है एक ओल्ड मैन पे जाती है। और वो ओल्ड मैन कैसा था? वो राउंड अबाउट 65 to 70 ईयर्स ओल्ड था। फिर उसके बाद वो नरेटर कहते हैं कि उसके फेस में अजीब तरीके की सैडनेस थी, कोई तकलीफ़ थी उसके फेस में। यानी कि या तो वो किसी क्राइम, वो ट्रैवल कर रहा था और ट्रैवल विदाउट एनी रीज़न, और उसमें उसके ट्रैवल में कोई पॉज नहीं था। और फिर नरेटर कहते हैं कि शायद ये किसी लॉस्ट फ्रेंड को ढूंढ रहा हो, या फिर इसने ऐसा क्राइम किया है जिससे ये एस्केप चाहता हो, बिकॉज उसने उसके ड्रेसिंग से पता चल रहा था। यानी कि उसने एक फेल्दी कपड़े पहने हुए थे, रेग्ड क्लॉथ थे, लेकिन उसका टेक्सचर बड़ा ब्यूटीफुल था। और इसकी शर्ट पे डायमंड और डैगर लगे हुए थे, जो कि गुड और बैड की निशानी है। और यही नरेटर कहता है कि अगर वो गुड है तो शायद वो डायमंड बता रहा है, डायमंड से वो सिंबलाइज कर रहा है कि शायद वो किसी फ्रेंड को ढूंढ रहा हो, अच्छा बंदा हो। और डैगर से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद उसने कोई क्राइम किया हो। ठीक है, फिर वो ट्रैवल करता है अक्रॉस दी बाज़ार, शॉप्स, एयरपोर्ट, स्ट्रीट। फिर वो लंदन की हर एक जगह पे जाता है, थिएटर में जाता है, फिर वहाँ पे बार्स में जाता है, वो बहुत क्लब्स में जाता है। और फिर उसके बाद वो क्राउड में चलता चलता वैसे ही क्राउड में मिक्स हो जाता है, वो नज़र ही नहीं आता। और फिर लेकिन फिर भी जो हमारा नरेटर होता है ना, वो उस कॉफ़ी हाउस से निकलता है और उसका पीछा शुरू कर देता है। और फिर उसका पीछा करते करते जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ पे वो ओल्ड मैन जाता है, वहीं पे जो है वो नरेटर हमारा जाता रहता है उसके पीछे, उसका फुल पीछा करता है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे वो जाता है, क्लब्स में, थिएटर में, बार्स में, शॉप्स में, मार्केट्स में, लंदन की पुअर स्ट्रीट्स में, लंदन के बहुत ज़्यादा पुअर जो है उस सिटी के पुअर एरियाज़ में जाता है। तो यानी कि वो रिवर में भी जाता है, बीच पे भी जाता है, तो हर जगह जो है वो पीछा करता है हमारा नरेटर उस ओल्ड मैन का। तो नरेटर पीछा करते करते ये सारा ट्रैवल जो होता है वो रात भी गुजर जाती है, और रात जब मिडनाइट होती है तो जो क्राउड होता है वो कम हो जाता है। तो वो फिर अपेरेंटली वो एक इनका जो फिगर होता है वो ज़ाहिर होने लग जाता है, यानी कि फिर वो आसानी से उसको इजीली चेस कर सकता है। और ये चेसिंग होती रहती है, और इतनी हैवी रेन होती है उस रात, लेकिन वो ओल्ड मैन विदाउट एनी पोज, विदाउट एनी रीज़न चलता रहता है। और जो हमारा नरेटर है वो भी उसका पीछा करता रहता है, चेजिंग उन दोनों की स्टार्ट रहती है। और फिर क्या होता है, फिर दिन हो जाता है। दिन जब आहिस्ता आहिस्ता दिन होता है, तो फिर से जो ओल्ड मैन होता है वो दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर लेता है, और फिर से उसी कॉफ़ी शॉप पे पहुंच जाता है जहां से उनका सफ़र शुरू हुआ था। वहीं पे दोबारा पहुंच जाता है, और फिर वहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा वेट करता है, और फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट कर देता है। सिर्फ वही ऐसा बंदा होता है जो ओल्ड मैन होता है ना, ऐसा बंदा होता है जिसको नरेटर कैटेगराइज नहीं करता, उसको किसी भी किस्म की कैटेगरी में वो रखता नहीं है, उसका पीछा करता है। और वो कभी छुप जाता है क्राउड में, कभी नज़र आने लग जाता है। तो इसी छुपने और नज़र आने की वजह से, विदाउट एनी पॉजिंग की वजह से, विदाउट एनी रीज़न ट्रैवलिंग की वजह से, जो नरेटर है उस ओल्ड मैन को टाइटल देता है द मैन ऑफ द क्राउड, क्योंकि वही एक अकेला बंदा होता है, सारा क्राउड ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो अकेला बंदा होता है जो उस क्राउड में मिक्स होता है। बेशक वो क्राउड छोटा हो, कम हो या ज़्यादा क्राउड हो, लेकिन वो उस क्राउड का हिस्सा रहता है। तो इस वजह से उसको द मैन ऑफ द क्राउड का टाइटल दिया जाता है। एक हाफ डे और एक फुल नाइट की ट्रैवलिंग के बाद क्या होता है, फाइनली नरेटर थक जाता है, एग्जॉस्टेड फील करता है। फिर वो उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ा होता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसको पहचानता ही नहीं है, ओल्ड मैन उसको पहचानता ही नहीं कि वो है कौन, उसको जानता ही नहीं जैसे होता। हालांकि पूरी रात और एक आधा दिन नरेटर ने उसका पीछा किया था, लेकिन फिर भी ओल्ड मैन उसको नहीं पहचाना, या पहचानना ही नहीं चाहता था। तो फिर ये कंक्लूड निकाला जाता है, नरेटर कहता है कि ओल्ड मैन इज़ अ मैन of the crowd. He was like a book that was not permitted to be read itself. It was better to left alone and followed and unchased and
सो स्टॉप चेजिंग हिम। यानी कि कहता है कि वो ऐसी बुक है, जो ओल्ड मैन है ना, वही एक ऐसी बुक है कि जो चाहती है कि हमें कोई ना पढ़े, हम ऐसे ही रहें। तो इस वजह से ऐसे लोगों को या ऐसी किताबों को छोड़ देना बेहतर है, उनको ना फॉलो करना बेहतर है, उनको अनचेज्ड ही रहना चाहिए, उनकी चेजिंग नहीं करनी चाहिए और उनको बस जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, जैसे वो करना चाहते हैं वैसे उनको करने देना चाहिए और अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नरेटर का वेस्ट ही हुआ, कुछ भी मालूम नहीं हो सका कि वो एक्चुअली है कौन, क्या चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके एंड हो गया। तो ये चेजिंग जो थी वो वेस्ट थी नरेटर की। तो इस वजह से वो कहता है कि दिस कैरेक्टर लाइक अ बुक दैट डजंट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड, कि कभी अपने आप को इजाज़त नहीं देती पढ़ने की कि हमें पढ़ा जाए या हमें देखा जाए। तो इसी तरह का ये एक कैरेक्टर था। अच्छा, अब ये जो नरेटर है हमारे, वो बताते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे से बेखबर हैं इन मॉडर्न एरा। ठीक है, और उनकी थिंकिंग एक दूसरे से मैच ही नहीं करती, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हालांकि उसका पीछा किया जा रहा है नरेटर का, हमें एहसास हो जाता है अगर हमें कोई फुल टाइम हमारा पीछा करे या 1 घंटा भी हमें चेज़ करे तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोई चेज़ कर रहा है। लेकिन वो इस तरह का मॉडर्न पीरियड था कि वो जानना ही नहीं चाहते थे कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके पीछे कौन है, उनके आगे कौन है। वो टोटली आइसोलेटेड कैरेक्टर्स थे, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले। एडगर एलन पो ने लंदन ही को क्यों यहाँ पे चूज़ किया इस पूरी सेटिंग के लिए? इसने इसलिए लंदन को चूज़ किया क्योंकि तब उस मॉडर्न पीरियड में 1840 के एरा में लंदन एक लार्जेस्ट सिटी था अपनी पॉपुलेशन के हवाले से। राउंड अबाउट इसमें 7,50,000 इसकी पॉपुलेशन थी। सो एडगर एलन पो रिवील करता है कि मॉडर्न सिटीज़ ग्रोथ उनकी बढ़ रही है, लेकिन उस सिटीज़ में इम्पर्सनल क्राइम्स भी हो रहे हैं, किसी को किसी से कोई कंसर्न ही नहीं है। वहाँ पे हर तरह का क्राइम हो रहा है। जैसे कि बताया जाता है कि क्राउड में गैबलर्स भी थे, वहाँ पे बहुत पिक पॉकेट्स भी थे। अब ये भी जो कैरेक्टर है ओल्ड मैन, ये भी उसकी रिकग्नाइजेशन ही नहीं हुई, उसको पता ही नहीं चला। उसका डैगर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि शायद वो एक क्राइम मास्टर है, उसने कोई क्राइम किया है। लेकिन अगर जब हम उसके देखें डायमंड को जो उसकी शर्ट पे लगा हुआ है, तो हमें पता चलता है कि शायद वो एक गुड जो है कैरेक्टर है। इसकी दोनों डैगर और डायमंड की वजह से नरेटर सोचता है कि वो इसलिए चलता जा रहा है, ट्रैवल करता जा रहा है कि शायद वो अपनी किसी लॉस्ट फ्रेंड को ढूंढना चाहता है। और अगर इसके डैगर की तरफ देखें तो हमें लगता है कि शायद उसने कोई क्राइम किया है, तो उससे वो एस्केप चाहता है, इसलिए वो 24 आवर विदाउट एनी पॉजिंग ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, तो ये इसने सटायर किया है लंदन के उस कंट्री पे कि इतना लार्जर कंट्री है लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब आइसोलेटेड हैं, सब इम्पर्सनल हैं और वहीं पे इम्पर्सनल क्राइम्स हो रहे हैं। सोसाइटी एक दूसरे को जानती नहीं है। Humans run from and simultaneously toward। ह्यूमंस जो हैं वो भागे जा रहे हैं और मुसलसल एक ही तरफ भागे जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो क्या करना चाहते हैं। ह्यूमंस की साइकी, इसने अब जो है वॉल्टर कहता है कि दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो लाइक एन एक्सरे ऑफ अ डिटेक्टिव स्टोरी। यानी कि एक डिटेक्टिव स्टोरी का ये स्टोरी जो है द मैन ऑफ द क्राउड, ये एक एक्सरे है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है क्राइम को और एनी लॉस्ट फ्रेंड इन द क्राउड। यानी कि इसमें क्या जाता है, अच्छी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं और बुरी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। और विलियम ब्रेवडा जो एक क्रिटिक है, उसने कहा है कि पो की जो ये स्टोरी है ना, ये पो ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 2 टुकड़ों में बांट दिया है स्टोरी को। वो कौन से टुकड़े हैं? साइकी को 2 टुकड़ों में इसने तकसीम कर दिया है। वो हैं परस्यूअर है या परस्यूड, या तो पीछा करने वाला है या जिसका पीछा किया जा रहा है। सेल्फ का है और अदर का, एक सेल्फ का टुकड़ा है और एक अदर का। यानी कि उसने स्टोरीज को इसमें तकसीम कर दिया। उसने ह्यूमन की साइकी को सेल्फ में, अदर में, परस्यूअर में, परस्यूड में, ईगो में, आईडी में, डिटेक्टिव में और क्रिमिनल में, पास्ट में और फ्यूचर में, इन तमाम चीज़ों में ह्यूमन की साइकी को
तोड़ दिया गया है, टुकड़े कर दिया गया है। उनको पता नहीं चलता कि हम पीछा करने वाले हैं या हमारा ही पीछा किया जा रहा है। उन्हें नहीं पता कि हम सेल्फ में, हम अपने लिए जीते हैं या हम दूसरों के लिए हैं। उन्हें नहीं पता कि ईगो क्या है हमारी और आईडी क्या है, आइडेंटिटी क्या है हमारी। फिर उसके बाद उन्हें नहीं पता कि हम किसी का डिटेक्टिव हैं या हम ही क्रिमिनल हैं, हम किसी को पकड़े हैं। यानी कि यहाँ पे नरेटर बताया जाता है कि नरेटर जो है वो भी बीमार था। वो क्यों बीमार था ये पता नहीं है, नरेटर क्यों पीछा कर रहा था ये भी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एग्जैक्ट नहीं पता कि डिटेक्टिव कौन है और क्रिमिनल कौन है। हालांकि हमें ये स्टोरी दिखाती है कि क्रिमिनल शायद वो ओल्ड मैन है, शायद नरेटर भी क्रिमिनल हो। पास्ट और फ्यूचर के लोग पास्ट में और फ्यूचर में फंस के रह गए हैं। कुछ लोगों को अपना पास्ट नहीं भूलता और कुछ फ्यूचर के लिए भागते रहते हैं। तो ये सारी स्टोरी जो है ह्यूमन साइकी की 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई है, जो कि मैन ऑफ द क्राउड में हमें नज़र आता है। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी एंड होती है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।